हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और स्टार्ट करेंगे सोल्ड एग्जांपल से, फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते होंगे उनको करेंगे। ठीक है, तो आज करेंगे सोल्ड एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही मैं बोलता हूँ हर बार, और इस वीडियो में भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो कि आपको कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, एंड कलर्ड हैंड रिटन नोट्स टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो भैया शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। ठीक है, तो जल्दी जाइए और अभी सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे मुझे या चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब फोन पे, गूगल पे, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, देखिए जो आप सपोर्ट करोगे वो चैनल पे ही लगेगा और चैनल के लिए ही मैं कुछ करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा सपोर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है भैया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं मोबाइल में देखूंगा और आप स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, इन्होंने बोला है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर। मतलब फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो आपको जो फाइंड आउट करना भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको वी डी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वीडी के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, जैसे कि वीडी क्या होता है ई टाउ बाय एम। ठीक है, और एक था आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें ये सब चीजें हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आगे बोल रहा है अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 यूनिट, जिसको हमने एएमयू बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको बोला है वीडी निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले को देखिए, वीडी निकालेंगे तो क्या बनेगा आई अपॉन ए एन ई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कहां पे बच्चे फंसेंगे। आई आपको गिवन है, आई है आपके पास 1.5। ठीक है, नीचे है एरिया, एरिया आपको गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वैल्यू पता है आपको 1.6 10⁻19। अब साथ में आ जाओ एन, एन की पे फंसने वाले हो। ठीक है, तो एन को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो एन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 63.5 यूनिट एटॉमिक मास दिया हुआ इसका। तो देखो 63.5 में जो मास दिया हुआ है, ये इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर 6 इंटू 10⁻23 है। मैं 6.023 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जैसे यूज किया हुआ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख दिए। फिर एक में कितने होंगे भाई, 6.0 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 63.5 आ जाएगा। फिर आपको ये बोल रहा है कि 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितने होंगे। तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻³ में कितने होंगे, तो वो 6.0 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहां से आपने एन निकालना है, इसको यहाँ पे पुट करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा भाई वीडी वाला। और मैंने पहले बोला जितने क्वेश्चन कराऊंगा हिंट दूंगा, प्रोसेस समझा दूंगा, बट कैलकुलेट तो आप ही करिए ना। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वेट करिए। इसका आंसर जो आएगा वो 1.1 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻³ आएगा। एंड यहां पे जो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये जो मास दिया हुआ है ये ग्राम में होता है, तो इसको हम किलोग्राम बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 10⁻³ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³। ठीक है भैया, यहां तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये पहले से किलोग्राम में दिया हुआ है, तो यहां से आप निकाल रहे हो क्या, ये जो वैल्यू आएगी वो एन की वैल्यू आएगी, और उस एन को आपने यहाँ पे पुट करना है।
आई, देखिए इस फॉर्मूले में ए ये रहा, ई ये रहा, एन एन पुट कर देंगे, जो यहाँ से आएगा यहाँ पर टोटल आंसर आएगा आपके पास ये। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। सेकंड बात कर रहा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद। अब ड्रिफ्ट स्पीड है मतलब हमें बी पार्ट करना है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब ये बोल रहा है कि आपको जो ड्रिफ्ट स्पीड दी हुई है उसको कंपेयर करना है, मतलब जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद। बी के अंदर भी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया हुआ है क्या, थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो भाई थर्मल स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, थर्मल स्पीड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद कर लेना जो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। ठीक है, वो था आपके पास वेलोसिटी √3kT/m। एक बार चेक करने दीजिएगा कि फॉर्मूला सही है। जी, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास क्या, 3kT/m। k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, t इज द टेम्परेचर। जो भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। निकल गया। सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, वेट करिए। सेकंड पार्ट में ये आपसे बोल रहे हैं स्पीड ऑफ सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, उससे पहले जो पार्ट बचता है, मतलब इसको आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कोई एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर मान लो कि जैसे हम टेम्परेचर 300 केल्विन मान लेते हैं, तो उस पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। वो होगी आपकी रैंडम मोशन आएगी। ठीक है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे जो कॉपर के एटम होंगे वो एज ए गैस पार्टिकल बिहेव करेंगे। ठीक है, और उसमें हम RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उनकी रैंडम मोशन स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप वहां पे टेम्परेचर 300 केल्विन यूज कर सकते हैं, 300 केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉज द ड्रिफ्ट मोशन। तो जो भाई स्पीड ऑफ प्रोपगेशन होती है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, ये तो बस रट लो, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका आप बोल सकते हो ऑर्डर जो होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होगा 10 - 1 मीटर होगा, सॉरी 11 मीटर होगा, 10 - 11 मीटर होगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि इन एग्जांपल 3.1, पहले वाले एग्जांपल में द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली ए फ्यू millimeter per second for current in the range of few amperes। ठीक है, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका जो ऑर्डर है वो इस रेंज में था, हमने देखा। तो ये आपसे पूछ रहा है हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट इन ए करंट इज क्लोज्ड इन ए सर्किट इज क्लोज्ड। सॉरी, देखिए तो ये बोल रहा है कि अगर आपका जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो कैसे करना आपने, सेकंड के फर्स्ट पार्ट को। ये थ्योरी का पोर्शन है, अभी सेकंड क्वेश्चन पूरा थ्योरी का रटने का ही है बस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको कि जब आपका सर्किट क्लोज होता है, जब सर्किट आपका क्लोज्ड होता है तो आपका करंट कैसे बिहेव करता है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, उसमें क्या था, कंडक्टर था, उसको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई करते थे उसको उसके एंड्स के अक्रॉस, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कराता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराता है, ड्रिफ्ट कराता है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो ड्रिफ्ट होगी
वो सेम होगी। किसी भी क्रॉस सेक्शन को इस पूरे कंडक्टर में उठा के देख लेना। तो इस तरह से आपका करंट मूव करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब यहाँ पे ये आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तब ही करंट बनेगा, ऐसा नहीं है। हर क्रॉस सेक्शन में से, मतलब जो जो क्रॉस सेक्शन आप अज्यूम कर सकते हो जहां पे भी, वहां से कितने इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे जा रहे होंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कौन बना रहा है, बैटरी बना रही है, ठीक है। तो ऐसे आपका करंट फ्लो कर जाएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर। बी पार्ट की बात करते हैं सेकंड के। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स should cause acceleration. Why then do the electron acquire a steady average drift speed? ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स उन पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फोर्स लगते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो इनमें क्या होना चाहिए, फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। बट हमें फिर भी एक स्टेडी एवरेज स्पीड मिलती है, स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड मिलती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर, तो वो पॉजिटिव आयंस के साथ, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर खाता है, कोलिजन होता है। तो हर बार उसमें क्या होता है, हर बार उसके साथ क्या होता है भाई, कि जैसे वो चला उसका कोलिजन हुआ तो उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई, फिर से चला, फिर से टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, फिर से स्पीड कम हो गई। तो मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट आपको मिल जाती है। पूरी तरह से 1 to 1 लाइन आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, अगर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं बड़ी स्मॉल ड्रिफ्ट से जाते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। स्पीड जो है वो स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो स्मॉल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज मान लें वो स्मॉल, सी पार्ट की बात कर रहे हैं, और जो इनकी ड्रिफ्ट स्पीड है वो स्मॉल, तो हम मैक्सिमम करंट कैसे ले सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है कि मैक्सिमम करंट लेने के लिए आपको, देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, ANEVD, ठीक है, ANEVD, एरिया, नंबर डेंसिटी, E एंड VD। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये बोल रहा है कि ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो ये तो पहले से फिक्स होता है। तो यहां से आपको पता लगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, तो नंबर डेंसिटी अगर मोर है तो करंट भी क्या है, मोर है भैया। तो इस तरह से आप ज्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के चौथे पार्ट पर चलते हैं, जो कि है हमारा डी पार्ट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार देखते हैं इसे, ये क्या पंगा है भैया। चलिए डी पार्ट में ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये बोल रहा है when electron drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electron of the metal are moving in the same direction। कि जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर एक सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। देखिए रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, कुछ भी स्पीड हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जब ये थर्मल स्पीड थी तो ये रैंडम मोशन में थे, किसमें थे, रैंडम मोशन में थे, ठीक है। और रैंडम मोशन है, अब इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि ड्रिफ्ट बना देगा। ड्रिफ्ट क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पे क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, सुपर इंपोज होगी किस पर, रैंडम मोशन पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अलग डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ई पार्ट की। आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन
विद पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दूसरे के 5वें पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो कोलिजन है ड्यूरिंग कोलिजन जो आपका पाथ है वो स्ट्रेट होगा या नहीं होगा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया। ठीक है, तो पहला कर लेते हैं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं रैंडम मोशन में, मतलब रूम टेम्परेचर पर, रैंडम मोशन बोल दिया, रूम टेम्परेचर पर वो कैसे होते हैं, वो गैस के पार्टिकल्स की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? गैस के पार्टिकल्स की तरह। और जब हम नो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं तो उसका मतलब वहां पे सिर्फ थर्मल मोशन है, थर्मल मोशन हो रहा है। और थर्मल मोशन में जब भी कोलिजन होगा तो आपके पास जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट नहीं होगा। जो पाथ की डायरेक्शन है मतलब शेप ऑफ पाथ कैन बी डिफर। ठीक है, डिफर हो सकती है मतलब स्ट्रेट से डिफर हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार फटाफट से इसको अच्छे से समझ लो, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मिल गया। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ ये क्वेश्चन है, क्या इसमें ये कहना चाहता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक टोस्टर दिया हुआ है जिसमें नाइक्रोम यूज होता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। व्हेन ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है तो वो भी रूम टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है? 27 डिग्री है टेम्परेचर, 27 डिग्री। ठीक है, हाँ, और उस समय जो रेजिस्टेंस है वो 75.3 ओम है। और ये क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। अब टोस्टर को कनेक्ट कर देते हैं 230 की सप्लाई से, तो उसमें जो करंट होता है वो बन जाता है 2.68 एम्पियर। तो आपको ये बोल रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, कि अब जो टेम्परेचर है मतलब जो रेफरेंस टेम्परेचर से अलग जो टेम्परेचर है, मतलब ये केस करने के बाद जो टेम्परेचर बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड साथ में आपको दिया हुआ है टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिसको हम अल्फा यूज करते हैं, ये दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, यूनिट होती है इस केस में। अब देखिए भाई ध्यान से, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, केल्विन होता तो हम केल्विन में बात करते इस तरह से। अब इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था जो कि बहुत जरूरी था, वो था R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नोट। लेट मी चेक। जी, T माइनस T नोट। ठीक है, तो यहां पे आपसे ये क्या पूछ रहा है, देखो हमें R नोट गिवन है, ये रहा मतलब ये चीज हमारे पास है, 1 एक वैल्यू है, अल्फा ये रहा, ये है, T नोट दिया हुआ है, ये रहा, हमें निकालना है T, ये फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पे T निकालना। रुकिए, क्या आपको R पता है? R नहीं दिया हुआ तो R कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बता देता हूं कि R का फॉर्मूला कैसे होगा, V बाई आई। तो V दिया हुआ इन्होंने 230, उस टाइम करंट कितना बना 2.68, तो यहां से पहले R निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए अभी, चलिए यहां पे आपसे R आ गया है, मतलब अब आपके पास ये भी वैल्यू आ गई है, ये भी वैल्यू आपको पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। सॉरी थोड़ा कोल्ड है तो इसलिए बार बार छींके आ रही हैं, छींके। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई है, तो V बाई आई मतलब 230 बटा 2.68, मतलब यहां से हम R निकाल लेंगे। R निकल गया। देखो भाई, अब आपके पास R पड़ा है, R नोट पड़ा है, अल्फा पड़ा है, 1 पड़ा है, T तो निकालना है।
फर्स्टली क्या करिए, इसको इसके नीचे भेजिए, आर बाय आर नोट हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट रह गया। इसको फिर से इधर करिए, तो आर बाय आर नोट माइनस आर नोट इस तरह से हो गया, इधर आ गया ये। फिर ये अल्फा चला गया यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे कौन बचा, टी नोट इधर प्लस का टी नोट और ये हो गया टी। ऐसे तो सारी वैल्यूज आपके पास है, हर एक वैल्यू आपके पास है, तो आप सारी चीज निकाल सकते हो भैया। हिंट ही तो चाहिए थी, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, मेरे पास कोई ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि मैं इसमें आपको सारी कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी हूँ और उसको बता दूं कि देखो यहाँ से कट करके और आपको आंसर आ गया। यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है, एक हिंट मिल रही है, उससे क्या होगा, आपको माइंड में तरीका मिल जाएगा, हिट करेगा वो जो मैंने पढ़ाया है। फिर आप उसको सिर्फ कैलकुलेट करना, कैलकुलेट मतलब जमा घटाई तो करना भाई, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रहा है प्लेटिनम वायर के, कि प्लेटिनम वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, थर्मोमीटर में यूज कर रहे हैं उसको, उसका जो रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट पर वो है 5 ओम, ठीक है। एंड स्टीम पॉइंट पर है भैया, स्टीम पॉइंट पर है 5.23 ओम। एंड व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, कि जब उसको एक हॉट बाथ में इंसर्ट कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, तो कुछ एक टेम्परेचर इसको मान लेते हैं, किसी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 5.795 ओम। आपसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, मतलब ये वाला जो टी हमने लिया है इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे करना पड़ेगा। इसको देखिए, आइस पॉइंट मतलब टेम्परेचर क्या हो सकते हैं 0, ठीक है। स्टीम पॉइंट मतलब 100 हो सकता है ना। चलिए तो अभी हमने एक फॉर्मूला दिया था क्या, कि जो आर होता है वो क्या होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं ये आपसे टी पूछ रहा, पहले टी ही निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। टी निकालते हैं तो टी कैसे निकलेगा, आर बाय आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट रह गया, इधर आया तो ये माइनस का हो गया, इधर ये इक्वल हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा क्या, आर माइनस आर नोट हो जाएगा यहाँ, और नीचे पूरे क्या हो जाएगा क्या आर नोट। समझिए इस चीज को, अभी समझिए, ठीक है। अल्फा आ गया नीचे, अल्फा आ गया नीचे, ठीक है। यहां से अब टी निकालना है, तो टी के साथ जो माइनस नोट था वो यहाँ पे आ गया प्लस टी नोट। अब देखिए इसको करना कैसे है, समझिए। पहला केस है कि आपका जब आइस है, आइस मतलब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर मतलब टी नोट कितना है। दो केस में इसको करेंगे। पहला केस जब टी नोट कितना हो जाए 0 डिग्री, ठीक है, और उस टाइम रेजिस्टेंस कितना है, तो वो भी रेजिस्टेंस होगा आर नोट, वो कितना होगा 5 ओम, ठीक है। अभी 0 से कितने पे जा रहा है 100 पे जा रहा है, तो टी टेम्परेचर 100 हो गया, टेम्परेचर 100 हो गया, तो इसको हमने टेम्परेचर को लिखा 100, ठीक है। और यहाँ पे आर 100 पे कितना है, ये 5.23 है, ऐसे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, क्या आर 100 वाले को बोलते हैं, यहाँ पे आर 100 वाले को बोलेंगे, ठीक है। आर नॉट 5, अल्फा गिवन है, आई थिंक अल्फा गिवन प्लेटिनम वायर का दिया हुआ है, तो प्लेटिनम वायर का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा पुट कर दोगे, क्वेश्चन में अच्छे दिया होगा सॉल्यूशन में, पहले पीडीएफ जो बनाई है उसमें कट हो गया है तो थोड़ा दिख नहीं रहा। तो अल्फा इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस टी नोट है, सॉरी प्लस टी नोट है। सुनिए ध्यान से अब क्या करना है कि एक बार तो हमारा टेम्परेचर कितना है 0, फिर 100, तो उसके टाइम पे आप टी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर हमारा स्टार्टिंग में कितना था 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम हमारा रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। फिर हम क्या करते हैं कि अब उसको किसी इंसर्ट करते हैं किसी पार्ट के अंदर, तो यहां पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको टी नहीं पता था, नहीं यहाँ पे हमें टी पता था, यहाँ पे टी नहीं पता, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टी क्वेश्चन मार्क हो गया, कितना टेम्परेचर है उस टाइम, रेजिस्टेंस कितना है टी पर 5.795 ओम। ठीक है, फिर से वही कि भाई अब क्या होगा, टी नोट ये रहा, टी हमें निकालना है, टी हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि आर नोट ये रहा, ये आर टी कौन है, यही तो ये आर जिस किसी टेम्परेचर पे दे रखा होगा, पूछ रखा होगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये यहाँ पे पुट, ये यहाँ पे पुट, अल्फा आ जाएगा, ये यहाँ पे पुट। या फिर अल्फा आप ना भी पुट करोगे तो आपको क्या करना है, एक बार इसकी वैल्यू इससे निकालो, एक बार इनसे निकालो इसकी वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर देना, अल्फा अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है भैया आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आंसर आएगा आपके पास 203.85 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं भैया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ या नहीं हुआ भैया, बताइए, सोचिए एक बार। अब ऐसे ही समझ लीजिए, देखो दोबारा से एक छोटी सी हिंट और देता हूं मैं आपको, एक छोटी सी हिंट और देता हूं। देखो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से क्या निकाला, आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट हो गया, और यहां बचा कौन, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट बच गया, ऐसे हो गया ना। ठीक है, सॉरी 1 तो इधर आ गया था, ये खत्म हो गया, तो ये बचा, कोई बात नहीं, इसको इधर कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक बार तो हमने क्या करना है, एक बार हमने अपना जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लिखना है 5 ओम, फिर उस टाइम स्टीम पे कितना होता है 100, तो ये रेजिस्टेंस एट 100 लिख लेना है। ठीक है, फिर आर नोट की वैल्यू हमारे पास है वो लिख देनी है, अल्फा को एज इट इज लिख दो, टी कितना है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है 0, तो आपके पास एक रिलेशन आएगा इसी फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे कुछ भी एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर दूसरी बार में आप क्या करो, फिर से पुट करो। अब कैसे पुट करेंगे कि भाई ये होता है इनिशियल तो वही है 0 माइनस, अब कितना है, एक टेम्परेचर मान लिया, जब उसको बाद में इंसर्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर वो कितना है, वो गिवन है, ये रहा 5.795 है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद यही वही आर नोट पता है स्टार्टिंग वाला, अल्फा रख दो, टी माइनस टी नोट, टी निकालना है, टी नोट कितना है 0, तो एक रिलेशन आपका यहां से आ गया, एक रिलेशन आपका यहां से आ गया, डिवाइड करना, आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में और समझाने का कुछ नहीं है, एक तरह से रट्टे लगाने वाली बात हो जाएगी फिर तो। ठीक है, और वैसे भी इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि हमारे पास से अब रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वो कट चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए भाई, ये आपके पास एक स्क्रीन पे फिगर दी हुई है और करंट्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे टोटल करंट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। एक तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और करंट अलोंग ईच एज मतलब आई निकालना है आपको। ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे टोटल ईएमएफ गिवन है 10 वोल्ट, और टोटल करंट जो गिवन है वो 3i है, मतलब टोटल करंट ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सीधा एक सिंपल तरीका कर सकते हैं केसीएल का। हम लूप लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखिए मैं लूप लगा रहा हूं ए बी, अब वहां पे देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूं ए बी सी, सी से मैं जा रहा हूं सी डैश पर, और सी डैश से फिर मैं जा रहा हूं ई पर, जहां पे वोल्टेज हमारी लिखी हुई है 10 वोल्ट, और फिर से मैं ए पे आ रहा हूं। ये लूप मैं लगा रहा हूं। ठीक है, और इस लूप के अकॉर्डिंग देखिए मैं कैसे कर सकता हूं, जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो हाई से लो जा रहा हूं, तो हाई से लो जाते हैं तो नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे जो करंट इन्होंने दिया हुआ है वो आई दिया हुआ है, और हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1 ओम है, बट उसको अभी हम आर मान लेते हैं। अभी हमने उसको आर मान लिया कि
1 ओम है ना, सबकी वैल्यू 1 ओम है, तो सबको हम एक आर मान लेते हैं। आर 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 है भाई सबकी वैल्यू, इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आर आर आर, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं जा रहा हूं बी से, सॉरी ये माइनस का लिखेंगे क्योंकि हम हाई से लो जा रहे हैं। अब चलते हैं बी से सी, बी से सी फिर से लो, हाई से फिर लो जा रहे हैं, तो माइनस करंट है वहां पे I/2 और ये रहा आर। ठीक है, इज इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम सी से सी डैश जा रहे हैं, तो फिर से हम हाई से लो जा रहे हैं, करंट है वहां पे I एंड रेजिस्टेंस है R। फिर से हम सी डैश से चल पड़े ई की तरफ, तो हम बैटरी की नेगेटिव से मतलब लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो हायर के लिए प्लस का 10 जीरो हो गया। ठीक है, क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हम उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो इसलिए जीरो। ठीक है, और ये कैसे करना है, कैसे किरचॉफ्स लगाना है, ये मैंने वीडियो में अच्छी तरह से कराया है, वन शॉट आप देख सकते हो। तो इनको एक बार सीधा कर लो, सीधा मतलब नेगेटिव्स को खत्म कर दो, इन सबको उधर कर दो, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव पड़ा है, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे 2, तो कितना हुआ 2IR प्लस IR प्लस 2IR 10, तो कितना हुआ 5IR/2 इज इक्वल टू 10। ये 10 कौन है? हम वैल्यू ही नहीं लेते, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं ले रहे तो इसकी भी वैल्यू नहीं लेते, तो इसको हम ई लिख लेते हैं, ईएमएफ ईएमएफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ईएमएफ आ गया कितना 5/2 IR आ गया। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो ये इक्विवेलेंट तो है हमारे पास, टोटली लिखा ना हमने यहाँ पे, अपॉन आई। चलिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना, ये रहा 5/2 IR एंड आई इज नीचे रखा हुआ है। ठीक है, आई कितना है, ये रखा हुआ भैया, या आई की टोटल वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी 3I थी, तो कट गया यहां से, ये आई कट गया, ये हो गया 5/6R। मतलब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5/6R है। मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 इंटू 1, 5/6, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, तो हमने यहां से पहले इक्विवेलेंट निकाला, आई हमें दिया हुआ है कितना है 3I है, 3I को रखा तो ये हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, ईच एज की बात करें, ब्रांच की बात करें, तो आई की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ई कितना है, ई इक्विवेलेंट ये रहा 5/2 IR। ठीक है, यही है, नीचे क्या है आर इक्विवेलेंट, एंड आर इक्विवेलेंट इज 5/6, 5 ऊपर हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, यहां से आ गया कितना 3 आएगा, तो आपके पास आंसर आया 3 एम्पियर। कितना आंसर आया भाई आपके पास 3 एम्पियर। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर यही है, वेट करिए भाई, आंसर तो चेक करना पड़ेगा इसका। इसका है आपके पास यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक करते हैं एक बार से दोबारा। इनके अकॉर्डिंग है आंसर 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। दोबारा चेक करते हैं इसको। देखो भाई, अब आपको निकालना है क्या, आई, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट तो हमारा 3I है, आई थिंक नहीं है, ही है 3I है। तो इक्विवेलेंट लिखेंगे और आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो वो कितना इक्विवेलेंट तो 10 है, आर इक्विवेलेंट कितना है 5/6 है, 6 आ गया यहाँ पे, तो 5/2 ये हो गया, तो ये कितना हुआ 3I इज इक्वल टू 12, मीन्स I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ऐसे होगा, वो हमने करंट की वैल्यू गलत लिख दी थी, हम I मान रहे थे, बट वो 3I था, टोटल करंट लिखना था ना। ठीक है, तो 4 एम्पियर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th पे चलते हैं। 7th की हिंट दे देता हूं कि कैसे ये करना आपको। ठीक है, इसमें ये आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में आपसे करंट पूछ रहा है, तो हर एक ब्रांच में करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पे ना लूप लगा सकते हो आप, यहाँ पे लूप लगा सकते हो। कितने लूप लगेंगे, जितने क्लोज्ड लूप बन रहे होंगे उतने। तो यहाँ पे आपके पास लूप बन जाएंगे कौन कौन से, A B C A,
एक तो ये लूप है, एक लूप आपके पास बनेगा ए सी डी ए, ठीक है। एक लूप बनेगा आपके पास बी सी डी और ई जो है ईएमएफ और ये बी, तो ए सी डी ए बी सी ए। तो तीनों की मैं आपको इक्वेशन लिखवा देता हूं, उनसे क्या करना आपने, वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर लेना और आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं ए बी सी ए की। तो जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैं हाई से लो जा रहा हूं, तो हाई से लो उसमें ब्रांच में करंट कितना है, हाई से लो जा रहा हूं तो -4 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है उसमें I2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बी से सी जा रहा हूं, वहां पे माइनस आएगा क्योंकि हाई से लो जा रहा हूं, ठीक है। हाई से फिर से लो जा रहा हूं और वहां पे करंट कितना है I2 प्लस I3 है और वहां पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का। फिर मैं सी से ए की तरफ जा रहा हूं, सी से ए की तरफ जा रहा हूं तो फिर से मैं हाई से लो जा रहा हूं तो माइनस, क्योंकि लो पे जा रहा हूं तो माइनस, कितना करंट आएगा यहाँ पे I1 और रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 है तो 1 I रह गया यहाँ पे सिर्फ I1। फिर मैं बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं लो से हाई तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, ए सी एंड डी और ए वाले में। जब हम ए से सी जा रहे हैं, ठीक है, ए से सी, तो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लोअर पे जा रहे हैं तो माइनस लिख रहे हैं। फिर से रजिस्टर के लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस का I1 लिखेंगे और रेजिस्टेंस इसका 1 है तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 I1 रह जाएगा, ठीक है। फिर हम ए से सी चले गए और उसके बाद ए से सी के बाद हमें डी पर जाना है, तो डी पर जब हम जा रहे हैं सी से डी पर तो हम हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस, यहाँ पे है रेजिस्टेंस 2 और करंट है यहाँ पे I2 प्लस I3 माइनस I1, ये करंट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो डायग्राम में दिया हो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो डी से ए में देखिए हम लो से हाई जाएंगे क्योंकि करंट आ रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है जहां वो लो है, ठीक है। तो लो से हाई तो मतलब प्लस कितना 4 प्लस 4 और जितना करंट है I1 माइनस I2 करंट है और दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो 0। एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां से, इनको सोल्व करना है। यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी I1 I2 I3 की फॉर्म में, यहां से मिलेगी I1 I2 I3 की फॉर्म में, एक और इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी इक्वेशन जो है वो जैसे कि हम बी से जाएंगे अगर सी पर, तो हाई से जा रहे हैं लो पर तो माइनस का 2 I2 प्लस I3, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम जा रहे हैं अब सी से डी पर, सी से डी पर फिर से वही हाई से लो जा रहे हैं तो लो 2 ओम का करंट है और रेजिस्टेंस है, I2 प्लस I3 माइनस I1 है, ठीक है। अब कहाँ जा रहे हैं हम, बी से सी चले गए, सी से डी चले गए और डी से अब जाएंगे हम ई की तरफ। तो बैटरी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस का 5 और फिर ई से जब बी जा रहे हैं तो वहां पे कोई नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी, एक यहां से, एक यहां से, 3 इक्वेशन आएंगी, 3 वेरिएबल की फॉर्म में आएंगी। तो वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर लेना, ये तो एक बहुत बढ़िया मेथड है एलिमिनेट करने का, और आई थिंक क्लास 12th में आगे एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता ही होगा भैया, ठीक है। तो यहां से आप हर एक ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, वेट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ आपको उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आपको ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी से डी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन फिगर 3.26 शोन है आपको, और ए बी सी एंड सी डी एंड डी है वो दिया हुआ आपको, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस एसी। मतलब जब यहाँ पे हमने 10 वोल्ट लगाया हुआ है तो आपको गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कितना करंट है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, ठीक है। पहला लूप लगाते हैं हम ए से
बी और बी से डी और डी से दोबारा ए पे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हाइट से लो जा रहे हैं, तो -100 ओम। ठीक है, और साथ में यहाँ पे करंट कितना है, I1 है। करंट कितना है, I1। फिर हम बी से डी पे जा रहे हैं, बी से डी पर जा रहे हैं, वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 15 है और उसमें करंट है IG। ठीक है, अब यहाँ पे पता करना है कि माइनस आएगा प्लस आएगा। हम बी से डी जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस, फिर डी से ए की तरफ जाएंगे तो लो से हाई जाएंगे तो +60 I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी आ गई है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लिखें कि हम जा रहे हैं बी से सी, सी से डी एंड डी से बी जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लूप आप क्लॉकवाइज में लगाओ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, दोनों में सेम लगा सकते हो, दोनों में डिफरेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो बी से जब सी जा रहे होंगे तो हाई से लो जाएंगे तो -10 I1 - IG। ठीक है, फिर हम सी से डी जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस कितना 5 ओम I2 + IG। फिर से हम डी से बी जा रहे हैं, डी से बी जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं, फिर से ये प्लस का 15 IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई थिंक अब तो ये सारी चीजें आप कर ही लोगे। बना लेते हैं इसको सिस्टम में कि -10 I1 + 10 IG 5 I2 + 5 IG + 15 IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस का हो गया, तो ये और ये कितना है 15 और ये 15 पड़े हैं पहले से ही, तो इसको हमने 30 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये भी गया, ये भी गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 30 IG इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से एक और इक्वेशन आप लगा सकते हो, वो बिल्कुल बाहर से लगेगी, ए से डी, डी से सी एंड सी से ई। ए से डी, डी से सी एंड सी से ई की तरफ, और सी ई से दोबारा ए पर। ठीक है, तो वो इक्वेशन आप लिख सकते हो, हाई से लो जा रहे हो तो -660 कितना है I2। ठीक है, फिर हम डी से सी जा रहे हैं, आउटर में देखना है कितना लो से हाई से लो जा रहे हैं तो -5 I2 + IG। ठीक है, फिर उसके बाद हम सी से ई पे चले गए, ई पे कुछ वहां तक कुछ नहीं था, फिर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहां से ये इक्वेशन क्यों लिखी, यहां से ये इक्वेशन क्यों लिखी, यहां से ये इक्वेशन लिखने से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो 2 वेरिएबल में मिलेगी, यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी वो 3 वेरिएबल में मिलेगी। तो अब यहाँ से इनको यहाँ पे पुट करना, जैसे पिछले वाले में लिख रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स का, वैसे यहाँ पे करेंगे। आपके पास IG की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर एक मीटर ब्रिज है आपके पास, और इसको आप डायग्राम जो दिया हुआ भैया उसको चेक कर लेना। ठीक है, देखो भाई हमारे पास क्या होता था कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता था, और इस P को हम L लिखते थे, इसको हम 100 - L लिखते थे, इस तरह से। एक हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। पहला क्या बोल रहा है ये, द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब होता है L की वैल्यू, तो ये कितना है 33.7 पे मिल गया आपको, तो 100 - L कितना हो जाएगा 6 and 6 आई थिंक। देखिए 7 3 10 हो गया, 6 3 9 वो कैरी आया, फिर 10 हो गया, 6 3 9 पूरा 100 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ किसके इक्वल, R/S के इक्वल, इतना बोला इन्होंने। अब ये बोल रहा है इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, कि जो हमारा S है उसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो रेजिस्टेंस है 12 ओम का, और ये S है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। और इस टाइम जो नल पॉइंट है वो 51.9 सेंटीमीटर पे आ चुका है, मतलब कि अब जो L है वो हो गया 51.9, तो मतलब यहाँ पे आपके पास हुआ 1, यहाँ पे आपके पास हुआ कितना 8। ठीक है, क्योंकि 9 और 1 10 कैरी चला गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5, तो यहाँ पे 4।
ठीक है, 9 1 10 हो गया तो 0, यहाँ पे कैरी चला गया तो 10 5 4 9 और 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इज इक्वल टू आर। आर अभी भी वही है जो पहले था, बट एस में बदलाव आ जाएगा। एस में क्या बदलाव आएगा, अब ये एस पूरा रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो एस का रेजिस्टेंस है वो लिखते हैं, तो एस के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा दिया उसको लिखेंगे। उसको कैसे लिखेंगे कि एस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 12s अपॉन 12 प्लस एस, ऐसे होगा, मतलब 12s और यहाँ पे होगा 12 प्लस एस। तो देखिए यहाँ पे r बाई एस है, ये देखिए r बाई एस और ये 12 है यहाँ पे, तो r बाई एस की वैल्यू हमें ये रही, जो कि कितनी है, ये रही। तो इसको यहाँ पे पुट करना, तो वहां से आपके s की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था 3.9 मतलब 9th सॉल्व एग्जांपल था, जो कि हमने कर लिया है। और क्वेश्चन इसका आंसर आप अपनी बुक से देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको देखिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कल हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो बी प्रिपेयर, तैयार रहिए अच्छे से। तैयार कैसे रहना है, जो वन शॉट दिए हुए हैं उनको एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। 10वें क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम V किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस तरह से, ठीक है। और इसमें एक रेजिस्टेंस ये है, और इसके यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये R है, ये R0 है, ठीक है, ये A है और ये C है, ये B है, B दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपसे क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉन करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। ये एक पोटेंशियोमीटर था, उसमें से एक रेजिस्टेंस R करंट निकालता है, एक रेजिस्टेंस R जो है वो करंट निकालता है, ये रेजिस्टेंस यहां से करंट लेगा, ठीक है। द पोटेंशियोमीटर हैज ए टोटल रेजिस्टेंस R0, टोटल रेजिस्टेंस है R0। ए वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, एक V अप्लाई करते हैं पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। आपको वोल्टेज अक्रॉस R मतलब ये कितनी वोल्टेज निकालता है, ये कितनी वोल्टेज निकालता है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा जो टैपिंग पॉइंट है, जिसको नल पॉइंट बोलते हैं, वो सेंटर में इजिली सेंटर से ही हम स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर के या तो लेफ्ट में या राइट में हमें नल पॉइंट मिल ही जाता है, तो हम सेंटर पे मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है हम आधा यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, आधा, ठीक है। मतलब ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो R0/2 है, R0/2 है, ठीक है। ए बी का कितना रेजिस्टेंस है, R0/2। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, ए वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। अब ये R कितनी वोल्टेज लेगा, ये R कितनी वोल्टेज लेगा, पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर पहले आप जो ये R फाइंड आउट लगा रहे हैं हम, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आधा हो गया R0/2, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है ना, जिसका ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये R0/2 है, तो R टोटल कितना होगा, जिसको हमने R1 का नाम दे दिया, एक रेजिस्टेंस लिख दिया जिसका नाम है R1। वो कैसे है कि R0/2 है और प्लस R है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, R0 प्लस 2R/2, ये हो गया हमारा कौन, R1। R1 इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है और ये R0 हो गया, तो एक रेजिस्टेंस आ गया जिसको हम R1 लिख रहे हैं, ठीक है। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें वो कितना होगा भाई, इसको हमने बोल दिया कितना, R1 प्लस इसमें कौन है, R0/2 है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें टोटल करंट चाहिए ना पहले। चलिए, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 इज ये रहा, तो R1 प्लस R0, एलसीएम हो गया 2 और यहाँ पे ये चला गया 2। तो R इक्विवेलेंट है हमारे पास कितना, 2R1 प्लस R0/2। समझिए क्या कर रहा हूं मैंने इसको जब हाफ पे टैप किया तो इसका रेजिस्टेंस R0/2, ये रेजिस्टेंस हुआ R। तो इसका इतने पोर्शन का मैंने रेजिस्टेंस निकाला जो कि बना ये, क्योंकि ये पैरेलल में थे। सॉरी, इसको गलत लिख दिया हमने, इसको गलत लिख दिया, इसको सही करते हैं, ये गलत लिख दिया, देखिए ध्यान से।
अब यहाँ पे करना क्या है, आर नॉट और ये दोनों पैरेलल में है, आर नॉट बाय 2 एंड आर जो है वो पैरेलल में है, तो हमें क्या करना है, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आर नॉट बाय 2 प्लस आर करना है। तो ऊपर मिला क्या, आर नॉट बाय 2, नीचे से क्या मिलेगा, नीचे 2 है और यहाँ पे मिल जाएगा आर नॉट प्लस 2 आर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आया क्या, R1 की वैल्यू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2 आर, ये आई है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू हमारी, ठीक है, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2 आर, इतनी वैल्यू, क्योंकि ये थी हमारी आर नॉट बाय 2 और ये था आर। कैसे सोल्व करते हैं, इन जनरल 1 अपॉन आर नॉट बाय 2 चला गया ऊपर, प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे सोल्व करते थे। फिर क्या करते हैं, आर नॉट आर लेंगे, यहाँ पे 2 आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम रिवर्स करके लिख देंगे, तो आर नॉट प्लस 2 आर हो गया, ठीक। अब इसके साथ रेजिस्टेंस आगे भी है, टोटल सर्किट का अगर निकाल के देखें तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिख देंगे कि जो यहाँ पे आ रहा है R1 उसके साथ R नॉट बाय 2 लिख दिया, तो ये हो गया 2R1 प्लस R नॉट अपॉन 2, बिकॉज ये सीरीज में है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट कैसे निकालते हैं, अगर हम आई की बात करें, इस पूरे में तो आई सेम रहने वाला ना, ठीक है। देखो अगर हमसे जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी निकाल लो, तो वी हम कैसे लिखेंगे, आई आर से लिखेंगे, ठीक है, आर से लिखेंगे, आर हमने लिख दिया, बट आई हमें पूरा पता होना चाहिए ना कितना है आई और कितना हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे आई इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, तो आई इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको नोट करो पहले, फिर आई इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो हम पहले निकालते हैं आई कैसे निकालेंगे, तो आई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज तो वी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये रहा 2R1 प्लस आर नॉट बाय 2 चला गया ऊपर, ठीक है। तो आई इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है क्या, वी निकालना है, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है वोल्टेज, ठीक है। तो वो वोल्टेज हम या तो आर की वजह से निकाल लें या R1 की वजह से निकाल लें, ठीक है। R1 समझ रहे हो ना, इसको लिखा था हमने, ठीक है। तो इसको कैसे निकलेंगे कि करंट तो टोटल ही होगा, सीरीज में तो सेम करंट रहता है, और R1 आई इक्विवेलेंट कितना है, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R और R1 सॉरी ये लिखना है 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नॉट, आर इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट तो ये लिखना है 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नॉट, ठीक है। R1 कितना है, ये रहा आर नॉट बाय आर नॉट प्लस 2R। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास अपना आंसर आ जाएगा, एंड आंसर जो आएगा वो आएगा भैया 2VR अपॉन आर नॉट प्लस 4R, 2VR अपॉन आर नॉट प्लस 4R, 2VR अपॉन आर नॉट प्लस 4R। तो ये थे आपके आज के सॉल्व एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। कल करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एंड उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कोई क्वेरी हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, साथ में टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, और साथ में कोई भी बच्चा अगर चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है फोन पे, गूगल पे, वो सब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर कोई करना चाहता है, देखिए अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो चीज़ जो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे वो इस चैनल पर ही लगेगी, आप लोगों के लिए ही कुछ अलग से सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए चैप्टर नहीं, नई एक्सरसाइज के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।